एक्सरसाइज 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि हमें इसमें ये पता करना है कि कौन से बहुत सारे दिए हुए हैं इक्वेशन, उसमें हमें पता करना है कि किस लीनियर इक्वेशन के यूनिक सॉल्यूशन है या कोई सॉल्यूशन नहीं है या इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन है। तो उसके लिए हमने सीखा हुआ है उनके कोफिशिएंट का रेशियो निकालना है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 उनको कंपेयर करना है। देन मैंने इसमें से सेकंड क्वेश्चन उठाया हुआ है फर्स्ट का, जो कि ये है 2x + y 3x + 2y। सिंपली हम देखें तो a1/a2 2/3 और b1/b2 1/2, जो कि नॉट इक्वल टू है। जब ऐसा सीन होता है तो क्या होता है, इनके यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं तो हमें वो सॉल्यूशन पता करना है। कैसे पता करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो हमने पिछले लेक्चर में सीखा है, देखा है कैसे होता है, इसमें हम करके देखेंगे। ये फॉर्मूला होता है उसका x/b1c2 - b2c1 = y/c1a2 - c2a1 = 1/a1b2 - a2b1। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें एक ख्याल रखना है, जो ये कांस्टेंट टर्म है इनको भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लेना है। तो यहाँ मैंने 5 को लिया, -5 हो गया, +8 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में जाके -8 हो गया। अब हम यहाँ से a1 b1 c1 और c1 सॉरी, तो a1 हुआ 2, b1 हुआ, y के पास कुछ नहीं है मतलब 1 छिपा हुआ है, तो b1 1 हुआ और c1 ये -5। इसी तरह इसमें a2 हुआ 3, b2 हुआ 2 और c2 हो जाएगा -8। हमारे पास ये फार्मूला पड़ा हुआ है x अपॉन b1 c2 - b2 c1। b1 कितना है 1 और c2 है -8, तो 1 × -8 माइनस b2 c1, b2 2 है और c1 -5 है, 2 × -5 = y अपॉन c1a2 - c2a1। c1 -5 है, a2 3 है, तो -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस c2a1, c2 -8 है, a1 2 है, तो -8 × 2 -8 × 2 = 1 डिवाइडेड बाई a1b2 - a2b1। a1b2 यानी 2 × 2 -a2b1 -3 × 1 a2b1 3 × 1। इसको सॉल्व कर लेंगे, x डिवाइड बाई -8 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 5 × 10, ये हो जाएगा -5 × +3 15 -15, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 8 × 2 = 16, ऐसे ही हमें कर लेना है। 2 × 2 = 4 -3 × 1 = 3। अब ये x -8 और +10 कितना होता है 2 = y डिवाइडेड बाई -15 + 16, यानी 16 से 15 गया 1 = 1 डिवाइडेड बाई 4 - 3, तो 4 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 आएगा ये। अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको और इस वाले को लेंगे और दूसरी बार में इसको और इस वाले को फिर से लेंगे, तो 2 इक्वेशन मिलेंगे हमें। देखते हैं, तो पहले x/2 और इसको मैं इक्वल कर रहा हूँ, ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसी दो को भी हम इक्वल कर सकते हैं, तो मैं इसको कर रहा हूँ। तो x/2 = 1/1 यहाँ लिख दिया है। तो अगर इफ़ x/2 = 1/1 तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, यहाँ 1 जाएगा, x × 1 x आएगा और 2 × 1 2, तो x = हमारा 2 आ गया। अब इफ़ y/1 = 1/1, इसको एक बार मैंने लिया है तो यहाँ से y की वैल्यू 1 आ रही है, यानी सॉल्व हमने इक्वेशन कर लिया, x की वैल्यू 2 होगी और y की वैल्यू 1 होगी। So this is our cross multiplication method of solving linear pair of equation in 2 variables। ऐसे ही मैं बाकी सब आप करके देखेंगे। सबसे पहले पता करेंगे कि सॉल्यूशन है कि नहीं है, और सॉल्यूशन नहीं होगा तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखेंगे अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करके हमें इसकी सॉल्यूशन करने हैं। सेकंड में देखें, फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ये 2 क्वेश्चन, एक ये है और एक ये है। तो हमें पता है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब होते हैं, जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है, तो उसमें दोनों लाइन कोइंसिडेंट करती हैं, तो उनके इन्फिनिटिव नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। तो हमें सबसे पहले a1 a2 निकालना है, b1 b2 निकालना है और c1 c2 निकालना है, और इसमें ये पता करना है और a और b की वैल्यू कितनी होगी, जिसके लिए
ये जो इक्वेशन दोनों मिलेंगे इनके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। तो करके देखते हैं हम ये दोनों इक्वेशन, एक ये दिया हुआ है एक ये दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 7 को भी साइड में ले रहा हूँ और ये कांस्टेंट टर्म है क्योंकि इसमें भी x और y नहीं है, तो इसको भी मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले रहा हूँ। तो इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया ये वाला, और ये इक्वेशन 2 हो गया। यहाँ से हम a1 देखें तो a1 कितना है 2 है, b1 कितना है 3 है, c1 -7 है, 2 3 -7। इसमें कंपेयर करें तो x के अलावा जो भी टर्म होती है उसी कॉफिशिएंट होती है। तो a2 कितना है a माइनस बी, b2 कितना है a प्लस बी, c2 कितना है, टोटल टर्म ही कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x y नहीं है, कोई भी वेरिएबल नहीं है। तो ये टोटल टर्म आपका c2 हो गया विद इसके साइन के साथ माइनस ये 3a प्लस बी माइनस 2। अब एवर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ, जब ये इनके रेशियो a1/a2 b1/b2 c1/c2 इक्वल्स होते हैं तभी ऐसा होता है कि इक्वेशन के बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। तो पुट करते हैं a1 की जगह पे 2 है, a2 की जगह पे a माइनस बी है, 2/a माइनस बी इक्वल्स टू b1 की जगह पे 3 है तो 3 डिवाइडेड बाई b2, b2 की जगह पे a प्लस बी है तो 3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी इक्वल्स टू c1/c2, c1 -7 है और c2 माइनस ये 3a प्लस बी -2 इन ब्रैकेट है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई ये टर्म नीचे वाला। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को इस टर्म के साथ लेंगे और एक बार इस टर्म को इस टर्म के साथ लेंगे। तो इसको मैं ले रहा हूँ इफ़ 2/a माइनस बी इक्वल्स टू 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई हो गया आपका ये आएगा 6a प्लस 2b माइनस 4 और 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7a माइनस 7b ये आएगा। तो 7a माइनस बी तो इधर 6a आएगा, 7a से 6a सब्ट्रैक्ट होगा तो केवल a आएगा तो a लिखा हुआ है, -7b पहले से ही है, +2b इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो -2b -7b और ये -2b हो जाएगा -9b और -4 इधर बचा रहेगा उसको छोड़ देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 आपका तैयार हुआ। ऐसे ही एक बार इसको और इसको लेंगे तो सॉल्व करेंगे तो सेकंड इक्वेशन हमारा ये मिलता है। ये दो इक्वेशन मिल रहे हैं, ये सिमिलर आपका लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन बन रहे हैं इन टू वेरिएबल्स। यहाँ वेरिएबल्स a और b हो रहे हैं जो कि पहले x और y हुआ करते थे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी और यहीं a और b की जो वैल्यू होगी इसके लिए सॉल्व करने पे a 5 आया था और b 1 आया था, आप करके देखना। इन्हीं a और b के वैल्यू को आप अगर यहाँ पे पुट करें तो जो भी इक्वेशन फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा देख ही लेते हैं। a की वैल्यू है 5, b की है 1, तो 5 - 1 4x होगा प्लस a प्लस b यानी 5 + 1 6y इक्वल्स टू 3a। a है आपका 5 तो 5 3 × 15 प्लस b आपका कितना है 1, 15 1 16 और 60 से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 14, यानी ये इक्वेशन था दूसरा नंबर। तो इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो इनके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आएंगे। इसके बाद 3.5 में कुछ सम दिए हुए हैं, तो ये सम वही फिक्स्ड वाला है जो हम बहुत कर चुके हैं, सेम ही आप इसको ट्राई करना। ये भी सिंपल है। ये जो तीनों सम है ये थोड़ा अलग तरह के, इन तीनों का मैं इक्वेशन बना देता हूँ, आप उनको सॉल्व करके आंसर फाइंड करेंगे। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then yes would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? यानी ये क्वेश्चन, ये सम ऐसा है, बोल रहा है कि यस को एक सही आंसर के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं और एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क्स उसके कट जाते हैं, डिडक्ट हो जाते हैं। तो ऐसा करने पे उसे 40 मार्क्स मिलते हैं। दूसरा ये कंडीशन दिया कि यदि इसे सही क्वेश्चन के लिए यानी करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स मिलते हैं और इनकरेक्ट आंसर के लिए 2 मार्क्स मिलते हैं तो टोटल जोड़ करके 50 होता। तो हमें पता ये करना है कि टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने थे।
सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि करेक्ट आंसर x थे और इनकरेक्ट आंसर y थे, यानी सही आंसर उसने x करा था और गलत आंसर उसने y दिया था। तो टोटल सम कितने होने चाहिए, टोटल क्वेश्चन कितने पूछे हो गए होंगे, x प्लस वाई। अब पहला कंडीशन ये है कि उसे सही क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स मिलते हैं, यानी एक क्वेश्चन सही करेगा तो उसे 3 मार्क्स मिलेंगे। तो x क्वेश्चन सही करेगा तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 3 इंटू एक्स, और एक इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए, एक गलत आंसर के लिए उसे 1 मार्क्स कम होते हैं। तो y आंसर उसके गलत हो रहे हैं तो कितने मार्क्स, y इंटू 1 इक्वल्स टू वाई, तो y मार्क्स उसको कटेंगे। तो टोटल 3x मार्क्स सही के लिए और कितने डिड्यूस होंगे, कितने डिडक्ट होंगे, y। तो ऐसा करने पे उसे टोटल मार्क्स कितने मिल रहे हैं, 40। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि हर सही आंसर के लिए उसे अगर 4 नंबर मिलें और गलत आंसर के लिए उसे 2 नंबर से काटे जाएं तो उसे ऐसा किया जाता है तो 25 मार्क्स ही उसे मिल पाते हैं। तो टोटल उसने आंसर करेक्ट किए थे x, जिसके लिए उसे 4 मार्क्स मिल रहे थे, तो 4x, और गलत किया था y, तो एक गलत के लिए 2 नंबर कट रहे थे, तो y क्वेश्चन गलत कराया तो 2y नंबर इसमें से कम हो जाएंगे। ऐसा करने पे उसे कितने मार्क्स मिल रहे हैं, 50। इसको सिंपल कर दिया, यहाँ से 2 मैंने कॉमन ले लिया है और उधर भेज दिया है, तो 50 से डिवाइड होकर के, मतलब इसमें 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए तो 2x माइनस यहाँ y बचेगा, इधर 50 है, 2 इधर जाके 50 को डिवाइड करेगा तो हमारा फाइनल मिलेगा 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 25। ये 2 इक्वेशन है, आप इनको सॉल्व करेंगे। कोई भी मेथड करिए, अभी आपको सब मेथड आते हैं, ग्राफिकल मेथड मत करिएगा क्योंकि उसके लिए ग्राफ पेपर और टाइम लगेगा। आप एलिमिनेशन मेथड यूज़ करिए, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करिए, या आप सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करिए, ठीक है। तो आपको मिलेगा सही उसने आंसर 15 किए हुए थे 15, और उसने इनकरेक्ट 5 किए हुए थे, और टोटल उसके क्वेश्चन कितने दिए गए थे तब, करेक्ट प्लस इनकरेक्ट 15 प्लस 5 20 क्वेश्चन उसे पूछे गए थे। और 4th नंबर वाला क्वेश्चन भी है, हालांकि ये रिलेटिव स्पीड वाला है, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं और कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी बैंकिंग में भी इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हुए हैं, तो इसको थोड़ा समझेंगे। प्लेसेस A and B are 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speed of the 2 cars? क्वेश्चन सीधा सीधा ये बोल रहा है कि ये कोई प्लेस A है, ये कोई प्लेस B है, इनके बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, ठीक। और जब ये एक दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं, ये यानी ये इधर जा रहा है, ये इसके पास आ रहा है, तो जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उसमें 1 घंटा टाइम लगता है, ठीक। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, यानी मान लो कि ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो कब मिलेगा, अगर दोनों सेम स्पीड से जाएं तो कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये पीछे वाले को थोड़ा तेज़ चलना पड़ेगा या आगे वाले को धीरे चलना पड़ेगा क्योंकि पीछे वाला उसको टेक ओवर कर ले। तो मान लेते हैं कि इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो ये इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा होगी, क्यों, हमने मान रखा है ज़्यादा कि जब जो सेम डायरेक्शन में जा रही होंगी तो, और ये पीछे वाला तेज़ होगा तभी इसको ओवरटेक कर सकता है आगे वाले को। अब यहाँ सीधे स्पीड का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। तो जब कार सेम डायरेक्शन में नहीं, एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं तो उनकी रिलेटिव स्पीड कितनी होगी। यदि कार सेम डायरेक्शन में, कार ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, तो इसकी x है ज़्यादा है और इसकी कम है, यानी दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पीछे वाला जो कार है, यानी ये वाला कार है, कुछ समय बाद इस वाले को कैच कर लेगा, ये जा रहा है, पीछे वाले की स्पीड तेज़ है, x मैंने मान लिया बड़ा हुआ है, तो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी x बड़े वाले की स्पीड माइनस y। अगर इस सेम डायरेक्शन में आ रही होती तो उनका रिलेटिव स्पीड कितना होता, x प्लस वाई। अब आप इसको, अगर आपने
ट्रेन में आपने ट्रेवल या जर्नी की हुई हो तो आपने देखा हो कि आपकी ट्रेन इधर से आ रही है और दूसरी ट्रेन इधर से जा रही है, तो दोनों एक दूसरे क्रॉस करते तो लगता है, आप अगर इसमें बैठे हो तो लगता है कि ये कितनी तेज़ी से ये वाली ट्रेन गई, ये वाली वो अपनी स्पीड से जा रही है। अगर ये 10 किलोमीटर मान लो कि ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मान लो कि इसमें आप बैठे हो, ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस साइड में जा रही है और ये 10 किलोमीटर आवर की स्पीड से इस साइड में जा रही है, तो आप इसमें बैठे हो तो आपको लगेगा कि ये वाली जो ट्रेन है ये 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, बहुत तेज़ी से जा रही है। और किनारे कोई आदमी खड़ा होकर देखेगा यहाँ पे तो उसको ये भी ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इधर जाती हुई दिखेगी और ये भी। लेकिन आप इसमें बैठे हैं तो आपको क्या लगेगा कि ये वाली जो ट्रेन है ये 10 + 10 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गई है, जबकि दोनों 10 की स्पीड से ही जा रही हैं। अगर दोनों 10 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में जाएं, सेम डायरेक्शन में अगर आप इसमें बैठे हों तो आपको लगेगा कि ये ट्रेन रुकी हुई है और इसमें जो बैठा होगा उसको लगेगा कि ये भी ट्रेन रुकी हुई है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसकी स्पीड 10 है, इसकी स्पीड 10 है, रिलेटिव स्पीड 10 - 10 = 0। तो इसको लगता है कि ये 0 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये रुकी हुई है, चल नहीं रही है, ऐसा लगता है। अगर ये जा रही है मान लो कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और पीछे वाली 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, 8 नहीं तो कोई पकड़ ही नहीं पाएगी। आगे वाली मान लो 8 के स्पीड से जा रही है, दूसरे वाली 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, तो कभी ना कभी इसको ये टेक ओवर कर लेगी। इसमें जो बैठा होगा ना उसको ऐसा लगेगा कि पीछे वाला 10 - 8 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है, ऐसा लगेगा। और हालांकि ये तेज़ चल रहा है, ये जा रहा है 10 की स्पीड से, लेकिन इसमें जो बैठा होगा उसको लगेगा कि नहीं ये 2 की स्पीड से आ रहा है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड वहाँ पे आ जाता है उसका कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्पीड का। तो वही यहाँ पे काम कर रहा है कि जब वो सेम डायरेक्शन में वो जा रही होती हैं तो रिलेटिव स्पीड होती है, इसमें से ये कम कर देंगे, और जब ये एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो दोनों का स्पीड ऐड हो जाएगा रिलेटिव स्पीड में। तो ये फॉर्मूला तो हम सबको पता है, टाइम इक्वल्स टू कितना, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जब कार सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो उन्हें कितना टाइम लगता है, 5 आवर, यानी टाइम 5 आवर लगता है। और डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 100 किलोमीटर ही रहेगा उनके बीच में। डिवाइड बाई स्पीड कितनी हो जाती है जब से सेम डायरेक्शन में जा रही होती है, तो x - y, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इधर उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 5x - 5y। इक्वेशन में आपको पता है कि इधर डिवाइड हो तो इस साइड में जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, इधर मल्टीप्लाई हो तो इस साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाता है, एंड वाइस वर्सा। और इधर भी ऐसा होता तो मल्टीप्लाई इधर हो इस साइड में तो इधर जाके डिवाइड हो जाता है, और इधर डिवाइड हो तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 100 में x - y से डिवीजन है, यानी 100 को डिवाइड किया है x - y से, तो x - y को जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में भेजूंगा तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से। ये बेसिक चीज़ें हमें याद रखनी होती हैं इक्वेशन में। जब भी आप 9th या 8th में इक्वेशन सॉल्व करना सीख रहे होते हैं तो आपको ये सिखाया गया होता है। 100 5 कॉमन ले सकते हैं, और तो 5 कॉमन लेके मैं 100 को डिवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे आएगा x - y, 100 को डिवाइड करेंगे 5 से तो हो जाएगा 20। ये आपको हुआ इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कंडीशन ये बोला है कि जब दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो 1 ही घंटा लगता है उन्हें, तो 1 टाइम इक्वल टू डिस्टेंस 100 है डिवाइडेड बाई, अब इनकी रिलेटिव स्पीड एक दूसरे की तरफ आ रही है तो x + y हो गई। तो ये आपका आएगा x + y = 100। तो ये आपका इक्वेशन नंबर यहाँ से 2 निकल के आता है। आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, और y की वैल्यू निकल के आएगी 40 किलोमीटर पर आवर। हमने शुरू में एज्यूम किया था कि x बड़ा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो आप देखो इसमें यहाँ 60 है, इसकी स्पीड 40 ही है। सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, आपको जो कन्वीनियंट लगे आप वहीं यूज़ करिएगा।